स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो आज हम एग्रीकल्चर का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उस न्यू टॉपिक का नाम होगा वीड साइंस अर्थात खरपतवार विज्ञान। आप एसीएफ का सिलेबस उठा के देख लीजिए, वहां पे इस टॉपिक को दिया गया है कि इसका इंफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका डेसिग्नेशंस पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशंस, कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या है इनकी, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, विशेषताएं हैं, इनका गुणन है, इनका कंट्रोल मतलब नियंत्रण है, इनका प्रसारण है, ठीक है, क्या क्या इनका वर्गीकरण है, इन सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हो सकता है कि किसी खरपतवार का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा खरपतवार किस फसल में लगता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग खरपतवारों का वर्गीकरण क्या है, या फिर उनके नियंत्रण की विधियां। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं और इनको आसानी से आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी इसमें साइंटिफिक चीजें इंक्लूड है, कुछ थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम है, कुछ केमिकल्स के नाम है जिनको आपको पढ़ना है, बट ये हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीड साइंस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला तो आपका वीड और दूसरा क्या है, साइंस। तो साइंस का मतलब तो आपको पता ही है, विज्ञान मतलब किसी भी चीज का अध्ययन करना, उसकी जड़ तक जाना, उसकी गहराई तक जाना और उस विषय के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियों को कलेक्ट करना, ये तो विज्ञान है। अब बात करते हैं कि वीड क्या है। तो वीड को हिंदी में खरपतवार कहा जाता है और इस शब्द की खोज, ये चीज पूछा जाता है कि जो आपका वीड है, इस शब्द की खोज किसने की थी? जेथ्रो टूल ने। किसने की थी? जेथ्रो टूल ने की थी। क्लियर है? इसके बाद जेथ्रो टूल और कौन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहला चीज अगर आपको पूछा गया कि जो आपका वीड साइंस है, इसकी खोज किसने की थी, मतलब इसके शब्द की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? जेथ्रो टूल ने। क्लियर है? चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखा गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो है फादर ऑफ वीड साइंस अर्थात खरपतवार विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? क्या है? फादर, पितामह। तो जिसने शब्द की खोज की थी वही इसके पितामह कहलाने लगे। क्लियर है? जिसने शब्द की खोज की थी वही वीड साइंस के फादर कहलाने लगे। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ हॉर्स हुइंग टिलेज? ठीक है, टिलेज आपका सिलेबस में वैसे तो इंक्लूड नहीं है, बट क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगर आपको पूछा गया कि हॉर्स हुइंग टिलेज के फादर कौन है, तो वो भी जेथ्रो टूल है। अगर आपको पूछा गया खरपतवार विज्ञान के फादर कौन है, तो वो भी जेथ्रो टूल है। क्लियर है? ये चीज याद रखेंगे, बहुत से एग्जाम में, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत से एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए अगले आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरपतवार से फसलों को कितना नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशंस में। तो याद रखेंगे कि वीड्स के द्वारा या खरपतवार के द्वारा जो आपके क्रॉप्स हैं, जो आपकी फसलें हैं, उनको 33% तक नुकसान पहुंचाता है। जो आपकी खरपतवार है ना, वो आपके मुख्य फसल को 33% तक नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ये 33% है क्या? तो ये है कि मान लेते हैं कि किसी फसल को 100% कोई कारक नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, कारक क्या क्या हो सकते हैं आपके? तो कारक आपके हो सकते हैं, फैक्टर्स जो हैं ये आपके खरपतवार हो सकते हैं, ये आपके रोग हो सकते हैं, ये आपके कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, ये आपके पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर 100% किसी फसल को नुकसान पहुंच रही है तो उसमें से 33% का योगदान कौन देगा? खरपतवार। और ये सबसे ज्यादा है, मतलब फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? खरपतवार से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये भी आपका पूछा गया है कि फसलों को सर्वाधिक नुकसान किस कारक से होता है? तो फसलों को सर्वाधिक नुकसान खरपतवार से होता है। कितना होता है? 33%। इसके बाद आपका कीट आता है, 26% नुकसान करता है, रोग आते हैं, 20% नुकसान करता है, पंछी हैं 5 से 8% नुकसान करते हैं, अन्य कारक हैं। तो ये सारे नुकसान के प्रतिशत हैं। जो मेनली आपको पूछा जाता है वो याद रखेंगे खरपतवार है। ठीक है, जब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम
उसका परसेंटेज देखेंगे, जब हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, रोग के बारे में, तो उसका देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो आपको समझ आ गया कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका रिसर्च स्टेशन कहां है। तो सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ वीड है ना, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च अर्थात खरपतवार विज्ञान का निर्देशालय, अनुसंधान निर्देशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। तो वीड का मतलब क्या है? खरपतवार। डायरेक्टरेट का मतलब होता है निर्देशालय और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, अर्थात खरपतवार के अनुसंधान निर्देशालय कहां है ये पूछा जाता है। तो इसका जो निर्देशालय है वो जबलपुर में। कहां है? जबलपुर में। और जबलपुर कहां आता है आपका? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको समझ आ गई कि कहां है इसका निर्देशालय, तो जबलपुर में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, जितने भी यहां आपको पॉइंट्स लिखाए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रिपीटेशन होती है, बार बार पूछे जाते हैं। अब एक चीज आता है कि कभी कभार ना डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च नहीं देता है। क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च ना देके NRCWR दे देता है। अब ये NRCWR क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर। एन का मतलब है नेशनल, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय। आर का मतलब है रिसर्च, जिसका मतलब होता है अनुसंधान। सी का मतलब है सेंटर, जिसका मतलब होता है केंद्र। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किसके लिए? वीट रिसर्च के लिए। ठीक है, क्या है? वीट रिसर्च के लिए। तो आपका जो खरपतवार विज्ञान है उसके खरपतवार के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च सेंटर बनाया गया है आपका, वो भी आपका कहां है? जबलपुर में। ठीक है, कभी कभार आपका DWR दे सकता है, कभी आपका NRCWR दे सकता है, दोनों ही कहां है? आपके जबलपुर में। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए, इसके बाद ना आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने एक सुना होगा कांग्रेस घास, सुना है कभी किसी ने? कांग्रेस ग्रास, इसी को ना हिंदी में गाजर घास कहा जाता है, या फिर इसी को कैरट ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरट ग्रास। ये तीनों ही नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम है। ठीक है, पार्थेनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो कांग्रेस घास, गाजर घास, कैरट घास, पार्थेनियम, ये चारों चीजें एक ही हैं, एक ही खरपतवार के ये चार नाम है। अब यहां से जानना क्या है? तो जानना है सबसे पहले ये है कि कांग्रेस घास इसको क्यों कहते हैं, जो आपका गाजर घास है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा और इसका इतिहास भी पूछा जाता है। ये बात थी सन 1950 की, जब हमारा देश आजाद हो चुका था। तो हम क्या कर रहे थे ना, जो आपका गेहूं था, गेहूं का क्या कर रहे थे? हम आयात कर रहे थे। तो हमने क्या किया? यूएसए से गेहूं आयात किया। हमने ये सोचा कि उच्च क्वालिटी का, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, चलिए मिटाता नहीं, साइड में लिख देता हूं। तो 1950 में हमने क्या किया? यूएसए, अमेरिका से हमने क्या लिया? वीट लिया। ठीक है, गेहूं। किस चीज के लिए? कि हमारे देश में इसके अच्छी खासी उत्पादन हो सके। अब उस वक्त क्या था आपका, जैसे कोई भी चीज बाहर से आती है ना तो उसकी चेकिंग होती है ना, तो उस वक्त ना ये चीज ज्यादा चेक नहीं किया गया। और हुआ ये कि वीट के साथ क्या था? वीट के साथ ये जो कैरट ग्रास है, गाजर घास है, इसके बीज भी आ गए। क्या हो गए? कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की है ना कांग्रेस ग्रास है इस चीज को। ठीक है, तो क्या था कि कांग्रेस ग्रास के बीज भी आपके गेहूं के बीज के साथ मिलके आ गए। अब हुआ क्या? हमने उस बीज को लाया, किसानों को दे दिया, किसानों ने उस बीज को बो दिया। बोने से क्या हुआ कि आपका गेहूं के साथ साथ ये खरपतवार भी उगने लग गया। और ऐसा समय आ गया कि जो भारत है उसमें जो आपकी गाजर घास थी, इसकी इतनी ज्यादा तादाद बढ़ गई कि इसको एपिडेमिक का नाम दे दिया गया। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब आप समझते हैं ना, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी चीज का प्रभाव या जो बोलते हैं ना प्रकोप बेस्ट वर्ड है, प्रकोप या इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो उसको एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं। क्या? पेंडेमिक का मतलब होता है कोई एक बीमारी और संपूर्ण विश्व। एपिडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस, किसी निश्चित स्थान पे जब किसी रोग, बीमारी या कोई भी कारक बहुत ज्यादा प्रकोप
ले आता है अपना, तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। तो यही चीज क्या हो गया, कांग्रेस घास के साथ हो गया। अब उस समय जो सत्ता में थी वो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। 1950 के दशक में आपको पता होगा नेहरू जी की सरकार थी, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री थे। तो और उन्होंने ना इस जो वीड के अटैक है इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उनका मतलब है कि उनकी सरकार ने कंट्रोल नहीं कर पाया, और सरकार की इस नाकामी को, ठीक है, उस वक्त पे क्या नाम दे दिया गया, इस खरपतवार के नाम से जोड़ दिया गया, और इसीलिए जो आपका गाजर घास है उसको कांग्रेस घास कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग स्टोरीज हैं, आपको अलग अलग बुक में मिलेंगी। किसी में आपको मिलेगा कि कांग्रेस नाम का एक इंसान था, ठीक है, उसने इस सॉरी जो ये आपका गाजर घास था उसकी देखा था। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये एक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट, एक ऑथेंटिक बुक से आपको बताया गया है, तो याद रखेंगे। अब बात आती है कि मैंने इस चीज को क्यों बताया। तो सबसे पहला चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर घास को निम्न किस नाम से जाना जाता है। सेकंड, ये पूछा जाता है कि गाजर घास का उन्मूलन मतलब हटाना, इरेडिकेशन, क्योंकि प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था ना, तो उसके बाद से सरकार ने इसको नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक वर्ष, क्या है, प्रत्येक वर्ष आपका 16 से 22 अगस्त, कब, 16 से 22 अगस्त जो रहता है ना प्रत्येक वर्ष का, इस सप्ताह में कांग्रेस घास उन्मूलन सप्ताह मनाया जाए। मतलब 16 से 22 अगस्त के बीच में हम एक ऐसा सप्ताह मनाते हैं जिसमें कांग्रेस घास जो रहता है ना, जो गाजर घास रहता है, उसको उखाड़ा जाता है। ऐसे नहीं है कि स्पेशली है, आप कभी भी उखाड़ सकते हैं, बट ये एक क्या बोल सकते हैं कि त्योहार टाइप मनाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इस समय जो आपका कांग्रेस घास है ना, उसको उखाड़ के अगर आप जमा करेंगे सरकार के पास, तो सरकार उसके बदले आपको पैसा। अब बात आती है कि ऐसी क्या चीज थी जो कांग्रेस घास को इतना खतरनाक बनाती है, ठीक है, कोई तो चीज होगी ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नोट कर लीजिए। क्या नेक्स्ट है कि जो गाजर घास है वो आपके फसलों को तो नुकसान पहुंचाती है। कितना नुकसान पहुंचाती है, इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, 40 से 90%। 35% था ना, ये तो पूरे वीड का था। स्पेशली जो गाजर घास है ना, वो 40 से 90% तक नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी फसल को। अब ये गाजर घास आपने देखा होगा ना, फील्ड में आराम से दिख जाएगा, बहुत बड़े होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल निकलते हैं, पत्तियां जो रहती है वो इस आकार की रहती हैं, ठीक है, ऐसा रहती है, थोड़ा सा चौड़ा लंबा टाइप ही रहता है, अलग टाइप से ऐसे फूल के जैसे रहती है। तो ये गाजर घास रहता है। अब ये जो है ना, ये पौधों को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ मनुष्य में भी ये नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लीजिए, पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किस खरपतवार के द्वारा इंसानों को नुकसान पहुंचता है। तो जो आपका गाजर घास है वो इंसानों में जो आपका डर्मेटाइटिस, जिसको चर्म रोग बोलते हैं, जिसमें आपकी शरीर की जो सतह रहती है ना, चमड़ी रहती है, उसमें वो उसको नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है, जिससे कि अस्थमा हो जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को जो कि गाजर घास के खेत से या गाजर घास के जगह से आते हैं, उनको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसी का वजह है, क्या होता है, ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। दैट्स वाई मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड कराया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो एक और आपका ऐसा ही कुछ खरपतवार है, जॉनसन घास जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट मत कर दीजिएगा कि जॉनसन नाम का कोई व्यक्ति आया था ऐसा, अब इसका नाम क्यों रखा गया ये अलग मैटर है, बट याद रखें कि जॉनसन घास एक ऐसा घास है जिससे कि HCN नामक, हाइड्रोसाइनाइड नामक, ठीक है, ये एक बहुत जहरीला पदार्थ है। हाइड्रोसाइनाइड जो रहता है ना आपका, ये जॉनसन घास जो है ये स्त्रावित करता है, जिसको धुरी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धुरी नामक जो आपका रसायन है उसका स्त्राव कौन करता है, तो जॉनसन घास। क्लियर है? समझ आ गया कौन करता है, आपका जॉनसन घास करता है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए। क्लियर है? अब होता क्या है ना कि खरपतवार, हमने तो ये सारी चीजें पढ़ ली कि भाई शब्द किसने दिया था, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पूछे गए हैं। क्लियर है? अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, खरपतवार कहते किसको है? नुकसान पहुंचा रहा है इतना 33% फसलों को, इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये खरपतवार है क्या? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे रहते हैं, याद रखेंगे क्या है? अवांछनीय पौधे, ठीक है। ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो कि बिना बोए उग जाते हैं, हमने इनको बोया नहीं है, ये अपने आप उग जाते हैं और मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है? आपके जो खरपतवार है वो ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो कि बिना उगाए उग जाते हैं और मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? उनका उपज कम कर देंगे एवं आय में कमी आ जाएगी। तो इसको याद कैसे रखना है? पेपर में कैसे पूछ सकता है? की पॉइंट्स याद रखेंगे, अवांछनीय पौधा, अवांछनीय होते हैं, ठीक है। खरपतवार क्या? अवांछनीय। सेकंड पॉइंट क्या है? बिना बोए उग जाते हैं, बिना बोए उग जाते हैं। थर्ड की पॉइंट क्या है? मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्य फसल को नुकसान। अब यहां पे एक बात आती है कि यहां तो मैं लिख सकता था कि फसल को नुकसान पहुंचाती है, मुख्य फसल को क्यों? इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद क्या करता है? उपज व आय में कमी। अब ये तो पता ही है, नुकसान 33% पहुंचा रहा है तो भाई आपकी उपज डाउन हो जाएगी। अच्छा, उपज कैसे डाउन होगी? क्योंकि ये फसलों के बीज में उग के, मतलब बीज में ना, बीज में नहीं, फसलों के बीच में उग के फसलों को ही उगने नहीं देता है, ठीक है। कंपटीशन करता है कि भाई तू मेरे साथ उग रहा है, चल मैं तेरा खाना खा लूंगा, मैं तेरा पानी पी लूंगा, जिससे कि फसल की जो वृद्धि रहती है, वृद्धि और विकास, वो कमजोर पड़ जाता है और उपज में कमी आती है। अब अगर उपज में कमी आई है तो आय में भी कमी आएगी। अब मैंने एक चीज बताया आपको कि मैंने मुख्य फसल को लिखा है, फसल को नहीं लिखा है, तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि मैंने क्या बोला है? अवांछनीय पौधा बिना बोए उग जाते हैं। जो आपकी फसल है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं धान की, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं? धान की। ये भी एक खरपतवार हो सकता है, आपको पता है? आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, एकदम बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो कि धान कैसे खरपतवार हो सकता है, ये तो हमारे लिए उगाया जाता है। बिल्कुल खरपतवार हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि रबी में मैंने क्या लगाया है? गेहूं। क्या लगाया है? गेहूं। अब मान लेते हैं कि गेहूं की पूरी फसल लगी है आपकी, ये सारे लाइन में फसल लगी है, इसके बीच अगर धान उग गया तो ये क्या करेगा? गेहूं के बीज के साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो गेहूं की क्वालिटी को खराब करेगा। तो यही तो है अवांछनीय। हम बो थोड़े रहे इसको, धान को हम गेहूं के फील्ड में नहीं बो रहे ना, वो तो अपने आप कैसे न कैसे उग गया है। अब उग गया है तो ये क्या कर रहा है? अब ऑब्वियस सी बात है, गेहूं के बीच में अगर धान उग रहा है तो धान भी वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व लेगा, पोषक तत्व के साथ पानी लेगा, प्रकाश लेगा, वायु लेगा, अलग अलग चीजें लेगा, तो किससे कॉम्पीट करेगा? गेहूं से। तो गेहूं की जो उपज अच्छी आनी चाहिए वो कम हो जाएगी। तो धान भी एक प्रकार से आपका क्या है? खरपतवार का काम कर सकता है। इसलिए मैंने मुख्य फसल बोला कि जिस फसल को आप लगा रहे हैं उसको छोड़ के जो भी फसलें आपकी उगेंगी, जिसको आप बोना नहीं चाह रहे थे, वो क्या कहलाएगा? खरपतवार। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा यहां पे ना इंसानों को कंफ्यूज रहता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है गेहूं के खेत में धान का उगना कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं पता है आपका? लिख देते हैं कि भाई मिक्स क्रॉप है। अरे हम उसको उगा नहीं रहे हैं, वो अपने आप उग रहा है, ठीक है, बिना बोए उग रहा है, वो खरपतवार का काम कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, तो ये की पॉइंट्स अगर आपको पूछा खरपतवार है तो ऐसा करके कुछ। चलिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी आप लोग सुन लीजिए। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड का मतलब क्या होता है? अवांछनीय पौधा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका अवांछनीय। सेकंड पॉइंट क्या है? दे ग्रो बिटवीन मेन क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, दे ग्रो बिटवीन मेन क्रॉप प्लांट विदाउट परमिशन, बिना बोए। अब परमिशन का मतलब यहां मत सोचिएगा ना कि मैं एकदम अनुमति वाला लिख दूं। बिना बोए का मतलब ही क्या है आपका? विदाउट परमिशन एंड अफेक्ट द यील्ड एंड इकोनॉमी, यील्ड एंड इकोनॉमी ऑफ क्रॉप। क्लियर है? इंग्लिश डेफिनेशन हो गया, हिंदी डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं कि खरपतवार के कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, आपके सिलेबस में दिया ना कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है?
विशेषताएं, क्या खासियत है भाई जो इतना नुकसान पहुंचा रहा है ये, ठीक है। कैरेक्टर, तो सबसे पहला कैरेक्टर का बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है ना इसका, वो क्या है पता है आपको? अधिक बीज उत्पादन, अधिक बीज उत्पादन, हाई सीड प्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाई सीड प्रोडक्शन। अच्छा, हाई सीड प्रोडक्शन से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सामान्यतः जैसे हम बात करते हैं धान की, तो धान में हम बोलते हैं कि एक धान के पौधे में बालियां आएगी आपकी 30 आएगी, 40 आएगी, 50 आएगी, दाने भी गिनेंगे तो आपका 70, 80, 90, 100 आएंगे, इतने ही आएंगे ना मैक्सिमम अगर गए तो। लेकिन आपको पता है कि एक वीड जो रहता है, खरपतवार, उसके एक पौधे से हजारों से लेकर लाखों बीज उत्पादन होता है। कितना होता है? हजारों से लाखों बीज उत्पादन करता है। जैसे कि कम से ज्यादा में जाते हैं ना, गेहूसा जो आपका रहता है ना, फलेरिस माइनर इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम। इसके एक पौधे से 400 बीज, 400 बीज प्रति पौधा, मतलब एक पौधा अगर लगा है तो उस एक पौधे से 400 बीज निकलेंगे। ये मुख्य फसल जो आपकी मेन, जो आपकी अनाज वाली या दलहनी या तिलहनी जो भी फसल आप उगा रहे हैं ना, इतना आपकी फसल नहीं उगा पाती जितना खरपतवार उगा रही। सेकेंड, ठीक है, गेहूसा हो गया आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहता है, इसको मान लेते हैं अपन अमरबेल, ठीक है, कस्क्यूटा बोलते हैं इसको। ये आपका 16,000 बीज प्रति पौधे उगाती। कितना? 16,000 बीज, मतलब एक अमरबेल का पौधा 16,000 बीज प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, मैं हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके 100 पौधे की, 1000 पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, एक पौधे की बात कर रहा हूं, ठीक है। मुख्य फसल में आप देखेंगे तो कितना ही कम रहता है इससे। चलिए, नेक्स्ट जो आपका रहता है ना, नेक्स्ट जो आपका है बथुआ। बथुआ बाजी खाते हैं ना, तो बथुआ से 72,000 बीज प्रति पौधा निकलता है। 72,000, समझ रहे हैं कितना बड़ा है अमाउंट। नेक्स्ट है आपका मकोए। मकोए से 1,50,000, और लास्ट है आपका जंगली चौलाई। इससे आपका 1,96,000 बीज प्रति पौधा। मतलब सोचिए, अगर गलती से 10 पौधे भी उग गए बथुआ के, तो 1,96,000 का सीधा कितना हो जाएगा? 19 लाख। सोचिए, इस 19 लाख से फिर कितने पौधे निकलेंगे, फिर उनसे कितने पौधे निकलेंगे, तो सोचिए आपका नुकसान कितना होगा। इसीलिए आप देखेंगे सामान्य रूप से जब फसलों की खेती की जाती है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो हम मेहनत करते हैं ना, वो खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े को आप मार सकते हैं, ठीक है, स्प्रे कर दिए, खरपतवार को भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पर इनकी अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचिए ना, 1,96,000 बीज एक पौधा अगर निकाल रहा है, अगर आपके फील्ड में 10, 20, 30, 100 पौधे हो गए तो उनसे कितने करोड़ों बीज निकलेंगे। तो ये आपका क्या है? अधिक बीज उत्पादन, इसका एक कैरेक्टर है। क्लियर है? ये याद रखेंगे, पेपर में कभी कभार आपका पूछा जाता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं आपके, या कैरेक्टर में अगर आपको दे दिया कि जंगली चौलाई का बीज उत्पादन कितना है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए, सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं, सुसुप्त अवस्था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉर्मेंसी। अच्छा, डॉर्मेंसी मतलब क्या होती है? देखिए, इंसानों में डॉर्मेंसी होती है, बीजों में डॉर्मेंसी होती है, कीड़ों में डॉर्मेंसी होता है, हर चीज में डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग फेज में जाना, आराम की कंडीशन में जाना। जैसे कि हम खेलते हैं, थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उठते हैं, खेलने लगते हैं, फिर थक जाते हैं। मतलब क्या है? हम अपने बॉडी को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे। मतलब क्या है? इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं? पहले हम एक्टिव थे, फिर हमने क्या कर दिया? डीएक्टिव कर दिया, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। मतलब ये जो डीएक्टिव फेज है, इसी को क्या बोला जाता है? डॉर्मेंसी फेज, रेस्टिंग फेज, जहां पे कोई पर्टिकुलर आपका जो एलिमेंट है वो रेस्ट करता है ताकि वो ऊर्जा का संरक्षण कर सके। यही चीज आपके वीड्स में भी होता है। अब जनरली आप देखेंगे कि सुसुप्तावस्था आपकी कम अवधि की हो सकती है, आप 3 महीने 4 महीने, जिसको एक्सपायरी डेट भी आप बोल दो, कि यार एक जो सीड रहता है आपकी फसलें, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, चलिए 10 साल तक जिंदा रह सकते, उसके बाद तो मर ही जाएंगे ना।
वीट के केस में ऐसा नहीं होता। पता है वीट के केस में, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इधर जितना भी नोट कराऊंगा उसको नोट कर लिया करिए ना। तो जो आपके खरपतवार रहता है ना, वो 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मतलब अगर ये 30 से 40 साल तक डोरमेंसी स्टेज में है ना, इसके बाद वापस से इनके सीड को उगा के अगर मैं जमीन में गाड़ दूं तो वापस से उगने लगेंगे। क्या होंगे? वापस से उगने लगेंगे। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एक तो अधिक बीज उत्पादन कर ही रहे हैं, उसके बाद इनके बीज अगर गलती से दब भी गए तो आसानी से 30-40 साल बाद आराम उठेंगे ऐसे, और चलिए भाई हम वापस से क्या करते हैं, उगने का काम कर देते हैं। अच्छा, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? बथुआ, ठीक है, हिरणखुरी और जंगली चौलाई। बथुआ का आपका चिनोपोडियम एल्बम बोला जाता है, हिरणखुरी को आपका कॉन्वोबुलस आर्वेंसिस कहा जाता है, जंगली चौलाई को एमरेंथस विरिडिस कहा जाता है। इसकी एक लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा कि जो आपकी मुख्य खरपतवार हैं उनके और उनके वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। जैसे एक साल आपका शायद ये जंगली चौलाई का वैज्ञानिक नाम पूछा था और बथुआ का भी पूछा था कि बथुआ का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखेंगे फिर से एक बार, वैज्ञानिक नाम हमेशा इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पूछा बथुआ का तो क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। हिरणखुरी का पूछा तो कॉन्वोबुलस आर्वेंसिस। जंगली चौलाई का पूछा तो एमरेंथस विरिडिस। और भी है, गेहूसा का पूछा तो फलेरिस माइनस, आपका मकोए का पूछा था सोलेनम नाइगेरियम। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी वीडियो के बीच में एक तो मस्त सा स्लाइड आएगा, ठीक है, जिसमें आपका वैज्ञानिक नाम आ जाएंगे और उसको पॉज कर लीजिएगा। और देखिए लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, करीबन शायद 50 या 60 या उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक नाम होंगे। तो अगर आप में क्षमता है उन पूरे को याद करने की तो आप कर सकते हैं, बट मेरे सजेशन अगर आप लेंगे मत कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे को एकदम रटते जाएं। उनमें से कुछ जो टिक होंगे उनको याद कर लीजिएगा, जो आपके पेपर में मेनली पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया आपका? सुसुप्ता अवस्था, मतलब डोरमेंसी फेज में कैसे जाती है। थर्ड जो कैरेक्टर है ना, वो है इनका डीप रूट, गहरी जड़। देखिए जब हम क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि जो पौधे की जड़ें रहती है वो डीप रूटेड थी, आपकी सैलो रूटेड थी, मीडियम थी। ठीक है, तो यहां पे वो कितना जा रहा था? 4 मीटर तक जा रहा था। ठीक है, 2 मीटर से 4 मीटर, बहुत ज्यादा जा रहा था। अब जड़ों का क्या काम रहता है ना, अगर आप एक ये मान लेते हैं आपकी मृदा की सतह है, क्या है? सॉइल सरफेस। क्लियर है? यहां क्या होगा आपका, कोई भी फसल उगेगा, ये क्या होगा? इसकी रूट्स होंगी। क्या होगा? रूट होगा ये। क्लियर है? ये इसका प्लांट होगा। अब रूट का क्या काम है? एब्जॉर्ब करना। क्या एब्जॉर्ब करना? वाटर एब्जॉर्ब करना, एयर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। अब मान लेते हैं कि आपका एक प्लांट है और इसके जस्ट बगल में क्या है? आपका एक ठो खरपतवार उग गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये वीट है, आपका गेहूं है, और इसके जस्ट बगल में फलेरिस माइनर, जिसको गेहूंसा बोला जाता है या गेहूं का मामा भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। ये उग गया है। अब आपका सॉइल हॉरिजोन रहते हैं ना, ओ हॉरिजोन, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, आर हॉरिजोन, संस्तर रहते हैं। सॉइल की क्लास में इसको देखेंगे। संस्तर मतलब क्या रहता है? जब मृदा को ऊपर से काटा जाता है ना, ऐसे स्ट्रेट मैंने काटा, तो वहां पे ना अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं। जहां से आपको देखेगा कहीं पे आपको बहुत पतली बालू दिखेगी एकदम, उसके बाद थोड़ी मोटी, फिर नीचे कंकड़, ये संस्तर कहलाते हैं। तो ये संस्तर का क्या उपयोग रहता है कि इन्हीं संस्तरों में आपके पोषक तत्व आके रुकते हैं। इल्यूवियल और एल्यूवियल संस्तर। ठीक है, ये सारी चीजें अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ये बिल्कुल आ जाएंगे सॉइल की क्लास में। तो ये संस्तर क्या करते हैं? पोषक तत्व, पानी या फिर जो आपके महत्वपूर्ण कारक हैं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, उसको संचित करते हैं। अब ये जो आपकी वीट है, वीट जो है ना आपकी, वो उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जा रहे हैं, मतलब बहुत गहराई तक के जो भी आपके कारक है पौधों को विकास के लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये देखिए कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना पूरा अमाउंट। और आपका मेन क्रॉप कितना कर रहा है बेचारा? इतने अमाउंट में। तो गहरी जड़ का नुकसान क्या है कि सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। क्लियर है? तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सामान्यतः जो वीट रहते हैं ना आपके खरपतवार,
उनकी कुछ जो आपकी प्रजातियां रहती हैं वो 4 से 6 मीटर तक गहरी जाती है। 4 से 6 मीटर मतलब समझ रहे, एक नॉर्मल इंसान की जो हाइट रहती है ना वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास रहती है। 4 से 6 मीटर मतलब हमसे 4 से 5 गुना, मतलब हमारे ऊपर 4 आदमियों को खड़ा कर दो उतनी गहराई तक इनकी रूट्स जाती है। तो समझ सकते हैं कितना आपके लिए खतरनाक है। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछे गए तो कांस और हिरणखुरी, ये क्या है, 4 से 6 मीटर गहरे जड़ की खरपतवार है। क्लियर है? चलिए आपका गहरी जड़ भी हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है? कॉपी कैट। ठीक है, मजाक मत समझिएगा, सही में कॉपी कैट मतलब एक जैसे दिखाई देना। बोलते हैं ना क्या, वो देखो उसका कॉपी कैट है, एकदम कॉपी है। तो ये भी समरूपता, बीट्स में भी समरूपता पाई जाती है। अच्छा, किस चीज की समरूपता? तो जो आपकी खरपतवार के बीज रहते हैं ना वो मुख्य फसल के बीज के जैसे दिखाई देते हैं। मतलब कुछ खरपतवार के बीज है जो कि मुख्य फसल के बीज के रूप में दिखाई देते हैं और इनमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई ये खरपतवार है कि ये मुख्य फसल है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, आप शक्कर ले लीजिए, शक्कर को ग्राइंड कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, जो यूरिया है उसको ग्राइंड कर लीजिए, दोनों सेम दिखाई देंगे। ठीक है, आप नमक के पानी को घोलिए, शक्कर के पानी को घोलिए, दिखने में सेम, भले अलग बात है कि टच करेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा, बट ये कुछ चीजें रहती हैं जो एक समान दिखाई देती हैं और इनमें पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही कैरेक्टर आपका क्या रहता है, वीड का रहता है। अब अगर आपको एग्जाम्पल पूछा तो सत्यानाशी क्या रहता है? सत्यानाशी एक ऐसा खरपतवार है जो कि सरसों के बीज के समान दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसों के समान दिखाई देने वाला खरपतवार है तो सत्यानाशी है। ठीक है, क्या है? सत्यानाशी। आर्जेमोन मैक्सिकाना कहते हैं इसको, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है? चलिए, ये समरूपता भी होगी आपकी। अब जो आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में है वो है आपका समान वृद्धि। क्या है? समान वृद्धि। समान वृद्धि का मतलब यहां पे ये है कि खरपतवार का जो जीवन चक्र रहता है, लाइफ साइकिल रहता है, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन जितना भी रहता है, वो मुख्य फसल के जीवन चक्र के बराबर रहता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर जो आपकी मुख्य फसल है उसको न्यूट्रिएंट अगर कहीं चाहिए, जैसे 30 दिन में दिया जाता है या 35 दिन में दिया जाता है, उसी वक्त जो आपका खरपतवार है उसको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, मुख्य फसल से छीन लेता है। क्रिटिकल स्टेज आपने सुना होगा, क्रांतिक अवस्था, जब क्या रहता है, आपके फसलों को पानी दिया जाता है। ठीक है, पानी पीते हैं वो, उस टाइम पे क्या करेगा आपका खरपतवार भी क्या करेगा, उनसे पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि सेम एज के जब दो आपके, जैसे मान लेते हैं कि आप ही की उम्र के कोई जैसे आपके भाई बहन हो, तो क्या होता है, कंपटीशन होता है कि उसके लिए सामान आया है तो मेरे लिए सामान आएगा, उसके लिए आया तो मेरे लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चीजें बंटने लगती हैं, बंटवारा होने लगता है। ये चीज यहां भी होती है फसलों और खरपतवारों के बीच में। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछा तो मैंने जैसे बताया था, गेहूं का मामा। ठीक है, गेहूं का भी मामा होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस इंसानों के ही मामा होते हैं। गेहूं का मामा जिसको गेहूंसा कहा जाता है, उसका जीवन चक्र गेहूं के जीवन चक्र के बराबर रहता है। इसलिए गेहूंसा जो रहता है वो गेहूं को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और सेम जीवन चक्र होने की वजह से इसका नाम भी गेहूंसा रखा गया। क्लियर है? अब ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं यहां इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आपके सिलेबस में उसको अलग से दिया है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स। ठीक है, तो उसको मैं समझाऊंगा, चलिए यही समझा देता हूं। तो वो कैरेक्टर क्या है, गुणन करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने बोला ना कि इनके बीज रहते हैं 1,96,001 पौधों में। ठीक है, ये तो रही बीज की बात, लेकिन खरपतवार का एक और कैरेक्टर भी है, गुणन। ये बिना बीज के भी उग जाते हैं, इनको बीज की आवश्यकता भी नहीं होती। देखिए, फसलों को उगाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप बीज लगा दीजिए या तो आप उनके वानस्पतिक जो हिस्से रहते हैं ना उनका उपयोग कर लीजिए।
खरपतवार में भी यही चीज रहता है कि अगर बीज से तो उत्पादन हो ही रहा है लाखों करोड़ों में, बिना बीज के भी ये उत्पादन करते हैं। जैसे कि आपका कुछ खरपतवार हैं जिनके रनर्स का मतलब समझते हैं? रनर्स का मतलब होता है जो उनकी पत्तियां रहते हैं, उनकी पत्तियों को तोड़ो, लगा दो, वापस से उगने लग जाएंगी। ऐसा कैरेक्टर भी खरपतवार में रहता है। और ये जो रनर्स वाला कैरेक्टर है ना, ये दूब घास में पाया जाता है, साइनाडॉन डेक्टिलॉन। दूब घास, आप गार्डन्स में जाएंगे जो आपको घास दिखाई देता है ना मुलायम सा, वो यही रहता है। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका दूब घास है ना, ये इसकी जड़ें रहती है, मान लेते हैं ये इसका दूब घास है। अगर मैं यहां से इस हिस्से को तोड़ूं और उठा के यहाँ पे लगा दूं तो वापस से भूमि में जाके वापस से क्या करेगा, प्रसारण करेगा। इसी को मल्टीप्लिकेशन या प्रसारण कहा जाता है। प्रोपोगेशन के दो तरीके होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल में बॉडी के किसी हिस्से को तोड़ के हम वापस से वैसा का वैसा पौधा बना देते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड का उपयोग करते हैं, बीज का उपयोग करते हैं। तो प्लांट्स जो आपके बीड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो अपना मल्टीप्लिकेशन एसेक्सुअल फॉर्म में भी कर सकता है, बिना बीज के भी ये अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। तो रनर्स के रूप में जब हमने बात किया तो कौन था आपका दूब घास, या मुख्य रूप से इसमें जितने भी घास वाली खरपतवार है ना वो आने लगते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं, बल्ब, जिसको हिंदी में शल्क भी कहा जाता है। शल्क जैसा आपने सुना होगा, लहसुन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। ये शल्क एक एक लेयर निकलते हैं ना, आपकी प्याज आपने देखी होगी ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे लेयर्स रहते हैं, इनमें एक लेयर्स को निकालिए फिर इधर से ऐसे करके। तो कुछ खरपतवार भी रहते हैं जो अपना प्रसारण बल्ब के थ्रू करते हैं। इस एक बल्ब को निकालिए, जमीन पे लगा दीजिए, वापस से नया पौधा उग जाएगा। वो कौन सा है आपका, जंगली प्याज, जिसको प्याजी के नाम से भी जानते हैं। खाने वाला प्याजी नहीं है ना कि एकदम आप बड़ा वाला प्याजी ले रहे हैं जो बड़ा में खाते हैं, वो वाला प्याजी यहाँ पे है, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे दूसरे प्याजी की बात की जा रही है जो कि आपका जंगली है। ठीक है, इसके बाद आता है जड़, रूट से भी प्रसारण होता है। मतलब अगर जड़ वाले हिस्से को काट के वापस से लगा दें, जैसे आपने सुना होगा आपका जैसे हल्दी है, हल्दी में जो आपका अंदर का रहता है ना उसको तोड़ के काट के लगा देते हैं तो वापस से, तो वैसे ही खरपतवार में भी जो आपका हिरणखुरी है उसके जड़ को काट के अगर आप वापस से लगा देंगे ना जमीन में, उग जाएगा। क्या है, उग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तना की। तना को भी आप काटिए, लगा दीजिए। जैसे आपने रोज में देखा होगा ना, गुलाब में उसके तने को ऐसे काटते हैं, फिर ऐसा एक डंडा निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, पॉट में या जो आपके गमले रहते हैं उसमें लगाते हैं, नया पौधा निकल जाता है। तो सेम यही चीज आपका खरपतवार के संग भी होता है। अमर बैल जो रहता है ना, उसके तने को काटिए, लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रसारण। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, विशेषताएं, ये तो हो गया इसका गुणन या मल्टीप्लीकेशन। डिसेमिनेशन, प्रसारण कैसे होता है, तो इसके प्रसारण के बहुत सारे कारक हैं। कौन कौन से हैं, जल के द्वारा हो सकता है, मिट्टी के द्वारा हो सकता है, आपके कीड़ों के द्वारा हो सकता है। कीड़ों को तो बिल्कुल ऐसे उतना ज्यादा नहीं। होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट्स में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। जैसे अमर बैल है ना, एकदम लपेट के जाता है, तो उसके थ्रू भी इसका प्रसारण होता है। तो अगर आपको मुख्य प्रसारण पूछा तो आपका क्या है, भूमि हो सकती है। आपके एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, जो भी आप मशीन्स का यूज करोगे ना, अगर उसमें भी गलती से इसका शरीर का कोई हिस्सा बच गया या कोई बीज बच गया तो भी इसका क्या हो जाएगा, प्रसारण। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, मिक्सिंग, मुख्य बीजों, मुख्य फसल की बीजों से मिलके भी इसका प्रसारण होता है। वायुमंडल के द्वारा तो होता ही है, उड़ के चला गया वायु से, उसका बीज उड़ा और चला गया, कहीं पे ग्रो हो गया। तो ये सब क्या है, इसके प्रसारण, डिसेमिनेशन के तरीके। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस कैरेक्टर्स को याद कैसे किया जाए। बड़ा डिफिकल्ट होता है ना इसको याद करने का। तो इसका ट्रिक जो है, एक बहुत नॉर्मल सा ट्रिक आप बोल सकते हैं कि इनके गुणन होता है, गुणन से क्या बनता है, पौधे बनते हैं, पौधे से क्या निकलते हैं, बीज, बीज निकल गए, बीज क्या हुए, बड़े हुए, मैच्योर हुए, उसके बाद भूमि में कहीं चले गए, रेस्टिंग फेज में, सुसुप्तावस्था में चले गए। रेस्ट होने के बाद ये क्या हो गए, क्या है, उनकी जड़ें जो रहती है वो जमीन के अंदर गड़ जाती हैं, जिससे कि जड़ें क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। आपकी जो जड़ें रहती हैं वो गहरी होने के बाद जो बढ़ती हैं, बढ़ने के बाद ये क्या है, मुख्य फसल जैसे दिखने लगते हैं। और जब मुख्य फसल जैसे दिखने लगते हैं तो मुख्य फसल जैसे वृद्धि भी करते हैं।
तो याद करने का तरीका क्या है, बीज उत्पादन, बीज उत्पादन के बाद बीज आपका कहां चला गया, सुसुप्तावस्था में, सुसुप्तावस्था में कहां गया, गहरी जड़ मतलब बहुत डीप चला गया, वहां जाने के बाद ये मुख्य फसल के बीज के समान दिखने लगा, और मुख्य फसल के बीज के समान दिखने के साथ ही साथ मुख्य फसल के समान वृद्धि करने लगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है कि खरपतवार मुख्य फसल या जो आपकी फसल है ना उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रॉप वीड रिलेशन। ठीक है, क्या है, फसल डैश खरपतवार में संबंध, किस प्रकार से ये प्रभाव पहुंचाते हैं, क्या नुकसान करते हैं, क्या इससे अपने को लॉस हो सकता है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रहता है वो रहता है न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। क्या करते हैं ये, पोषक तत्व। देखिए मैंने डेफिनेशन में एक और चीज आपको इंक्लूड कर दीजिए कि जो खरपतवार है ना वो फसलों से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा गया कि खरपतवार फसलों के साथ करते हैं तो अच्छे संबंध या जो भी एक्सेट्रा वाइजेड, तो याद रखेंगे कि सदैव ये क्रॉप प्लांट से कंपटीशन करते हैं। अच्छा, कंपटीशन किस चीज के लिए करते हैं, सबसे पहला न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व के लिए। जो आपकी मुख्य फसल है उसको बढ़ाने के लिए, उसके वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व तो आवश्यक है ही। अब वही खेत में, ये आपका मान लेते हैं खेत है, यहाँ पे आपकी मुख्य फसल लगी है, यहीं पे आपके वीड उग गए, तो ये क्या करेंगे, मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करेंगे ना, किस चीज के लिए, पोषक तत्व के लिए। क्यों, क्योंकि आपका खरपतवार भी एक पौधा ही है, भले वो हमारे लिए नुकसानदायक है, अभी अलग कंडीशन है कि नुकसानदायक कैसे है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में तो अच्छे भी रहते हैं, जैसे बथुआ भाजी तो आप खाती हैं, ठीक है, चौलाई भाजी भी खाई जाती है, तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि सिर्फ हानि नहीं पहुंचाता है, इसके कुछ लाभ भी हैं। ठीक है, इसके बाद इसके लाभ पढ़ेंगे रिलेशन के बाद। तो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व के लिए क्या करता है, कॉम्पिटिशन करता है। अच्छा, कंपटीशन कैसे करता है, मान लेते हैं आपकी जो खरपतवार है, जो आपका वीड है, इसका लाइफ साइकिल है 60 से 70 दिन का, और आपका जो क्रॉप है उसका लाइफ साइकिल है 120 से 140 दिन का। अब आप सोचिए ये 60 दिन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर देगा, जबकि इसी टाइम में जो आपका मेन क्रॉप है उसका 50% ही ग्रोथ हुआ रहेगा। अब ये अगर पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जितना भी पोषक तत्व चाहिए होगा वो तो खींच लिया होगा। मतलब आपके फील्ड में जो भी पोषक तत्व होगा वो तो समाप्त हो गया होगा या कम हो गया होगा। अब अगर कम हो गया है, क्रॉप की 50% लाइफ बची है, तो ये 50% लाइफ क्या होगी आपकी, इफेक्ट होगी, नुकसान पहुंचेगा, उत्पादन में कमी आ जाएगी। और यही चीज आपका क्या है, आपका एक खरपतवार है मोथा साइप्रस रोटेंडस, वो क्या करता है कि पोषक तत्व तो खींचता ही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब तो करता ही है, जैसे कि नाइट्रोजन, साथ ही साथ डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया भी करता है। मतलब जो भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन है ना उसको तो उपयोग करता है, साथ ही साथ नष्ट कर देता है। याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है ये कि आपका जो मोथा है साइप्रस रोटेंडस वो क्या करता है, भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन करता है। क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? और ये इससे क्या होता है, भूमि में उपस्थित जो पोषक तत्व की मात्रा है वो कम होने लगती है। क्लियर है? तो इसका पहला है क्रॉप वीड रिलेशन में कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। अब प्रकाश क्यों आवश्यक है, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो रहती है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश सबसे मेन घटक है। क्लोरोफिल चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और प्रकाश चाहिए, तभी तो आपका भोज्य पदार्थ बनेगा। वीड्स क्या करते हैं, पीएआर, पीएआर का पूरा नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है, फोटो
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट, ये बहुत जरूरी घटक होता है किसके लिए, आपके पौधों के लिए, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि पौधों को प्रकाश की कम मात्रा प्राप्त होती है, और प्रकाश की कम मात्रा प्राप्त हुई तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, जिससे कि भोज्य पदार्थ कम बनेंगे। अब अगर भोज्य पदार्थ ही कम बन रहे हैं तो पौधों को ऊर्जा कहां से मिलेगी। तो ये चीज किसमें होती है, जो आपकी जंगली चौलाई है, जो सफेद मुर्ग रहता है, इसको भी आप लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जंगली चौलाई एमरेंथस विरिडिस जो आपका है, वह सफेद मुर्ग रहता है। ये क्या करते हैं, मूंगफली के फील्ड में पीएआर रेशियो को घटा देते हैं, जिससे कि मूंगफली की फसल जो रहती है उसमें प्रकाश कम पहुंचता है, और प्रकाश कम पहुंचा तो क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा कैरेक्टर था। चलिए तीसरा कैरेक्टर लेते हैं, वाटर, जल के लिए भी लड़ते हैं। ये क्या करते हैं, जल के लिए भी लड़ते हैं। अब देखिए, इस ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक जीवित वस्तु को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी जब तक नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, उनके शरीर में जो एनर्जी है वो बनेगी नहीं। तो ये चीज क्या रहता है ना आपका, कि जो खरपतवार रहते हैं ना, वो ट्रांसपीरेशन रेट को, क्या है, ट्रांसपीरेशन रेट, मतलब उत्सर्जन की जो दर है ना, उसको बढ़ा देते। मतलब जो खरपतवार है ना, उसमें उत्सर्जन की जो दर रहती है वो ज्यादा रहती है। मतलब इकाई समय में जो जल की हानि होती है वो खरपतवार के द्वारा ज्यादा होती है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 टन बायोमास। बायोमास का मतलब होता है कि 1 टन जो आपका वानस्पतिक है, वनस्पति को उगाने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसको 1 टन बायोमास रिक्वायरमेंट या आवश्यकता बोलते हैं। तो खरपतवार की ट्रांसपीरेशन रेट तो ज्यादा रहती है, साथ ही साथ 1 टन बायोमास प्रोडक्शन की रेट भी ज्यादा रहती है। जो आपका दूब घास रहता है ना, वो ज्वार या बाजरे की तुलना में 2 गुना रिक्वायरमेंट होता है। मतलब अगर ज्वार या बाजरे का ट्रांसपीरेशन रेट 430 है, तो आपका जो दूब घास रहता है ना, उसका 820 के आसपास रहता है, मतलब दुगुने के आसपास। तो इसी के वजह से मतलब क्या होगा, दुगना पानी वो खींचेगा। अब एक तो बेचारे वैसे ही ड्राईलैंड के क्रॉप है, मतलब शुष्क क्षेत्र का, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, ज्वार और बाजरा शुष्क जगह पे लगाते हैं। वैसे ही बेचारे को कम पानी चाहिए रहता है, उसमें भी आधा पानी आपका खरपतवार खींच लिया, तो क्या ही बचेगा उनके लिए। तो ट्रांसपीरेशन रेट किसकी ज्यादा रहती है, आपकी खरपतवार की। और खरपतवार का नाम क्या था आपका, दूब घास, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सेकंड जो आपका जलकुंभी है, वाटर हाइएंथस जिसको बोलते हैं, वो जो रहता है ना, उसके पत्तों के द्वारा जो ट्रांसपीरेशन रेट है वो 140 से 170% ज्यादा रहता है। मतलब जो आपके जल में उगने वाले पौधे हैं ना, उनके ट्रांसपीरेशन रेट से जलकुंभी का ट्रांसपीरेशन रेट 140 से 170% ज्यादा रहता है। क्लियर है। तो इसका क्या हो गया, थर्ड जो हो गया रिलेशन हो गया। चलिए फोर्थ रिलेशन की बात करते हैं, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, पेड़ पौधों के लिए सबसे आवश्यक जो क्या बोल सकते हैं आप घटक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है जीने के लिए आवश्यक, इनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल चाहिए रहती है। क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा ना, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब याद रखेंगे एक और चीज है कि जो खरपतवार रहते हैं, ये भी आपका एक सवाल पूछा था कि खरपतवार मेनली जो खरपतवार, ठीक है, मुख्य रूप से जो खरपतवार रहते हैं ना, वो C4 पौधे रहते हैं, कार्बन 4 साइकिल के पौधे रहते हैं। मतलब क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, इसका कम होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हमने क्रॉप क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो खरपतवार क्या रहते हैं, सामान्यतः C4 पौधे रहते हैं। और ये C4 पौधे होने के कारण भूमि में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा उपलब्ध होने पर भी उसको खींच लेते हैं। क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब देखिए, कम मात्रा है, उसके बाद भी ये खींच लिए तो मुख्य फसल को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मुख्य फसल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये यहां पर भी कंपटीशन करते हैं आपका। और जो सबसे आखिरी कंपटीशन है वो रहता है प्लेस।
सबसे आखिरी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जगह को लेकर। ठीक है, आप सोचिए किसी एक घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 2 कमरे हैं, 4 लोग हैं, चलिए 2-2 लोग एक एक कमरे में रह जाएंगे, सेफ मतलब रिलायबल है। अब मान लेंगे कि उसी घर में मैंने 10 लोगों को ले आया। अब कितने हो गए? 10 लोगों के मतलब एक रूम में 5, दूसरे रूम में 5। अब थोड़ा कंजेस्टेड होने लगा। अब मैं 100 लोगों को ले आया तो क्या होगा? 50 और 50 अब बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा, आप रह नहीं पाएंगे, आपको एकदम घुटन सी होने लगेगी। यही चीज रहता है आपके क्रॉप के केस में कि फील्ड में, आपका मेन फील्ड में मुख्य स्थान पर जहां पे आपके फसल लगी है उनके चारों तरफ क्या होते हैं? खरपतवार एकदम फैलने लग जाते हैं, जिससे कि मुख्य फसल को वृद्धि और विकास करने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, एकदम घिर जाते हैं वो चारों तरफ से, जिससे कि उनके उत्पादन में कमी आने लगती है। और इसमें से कौन से आपके आएंगे? मेन फॉर्म पे जो आपकी घास वाले जितने भी खरपतवार है ना, या जो आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना, वो मुख्य रूप से आते हैं, जो कि प्लेस के लिए कंपटीशन करते हैं। और इनमें आपका दूब घास है, जैसे कि ठीक है, हिरनखुरी है जो एकदम गहरी जड़ तक चले जाएगा। तो ये कुछ पौधे हैं जो आपका प्लेस या जगह के लिए भी कंपटीशन करते हैं। इसके बाद एक टर्म है, वो आपको मैं बता देता हूं, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब होता है कि पौधे जो रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए एक हानिकारक रसायन का स्त्रावण करते हैं, जिससे कि वो हानिकारक रसायन आपके दूसरे पौधों को मार दे या किल कर दे, जिससे कि इनका वृद्धि और विकास ज्यादा हो। तो प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स में एलिलोपैथी गुण तो पाए जाते हैं, खरपतवार में भी ये गुण पाए जाते हैं। तो अगर आपको पूछा एलिलोपैथी क्या है, तो एलिलोपैथी एक ऐसा गुण होता है जिसमें कि कोई भी पौधे जो रहते हैं वो अपने अंदर एक ऐसे रसायन का स्त्रावण करते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक होता है। और ये रसायन का स्त्रावण क्यों करते हैं? खुद के प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? तो ये चीज आपके खरपतवार में भी पाई जाती है। जैसे आपका एक खरपतवार है वन चेरी, जिसको सोरगम हेलिपेंस कहा जाता है, इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। फिर आपका है लेंटाना कैमेरा। देखिए लेंटाना कैमेरा आपने बचपन में बहुत देखा होगा, एक बड़ा सा झाड़ी टाइप का पौधा रहता था जिसमें गुच्छे में आपके फूल आते थे, और ये फूल का आकार कुछ ऐसा रहता था। ठीक है, ऐसे गुच्छे रहते थे, अलग अलग रंग बिरंगे फूल रहते थे एकदम गुच्छे में, और इसमें बीज भी रहता था काला काला कलर का, जिसको कुछ लोग अपन खाते भी थे। इसी को लेंटाना कैमेरा बोलते हैं। इसको राजमुनिया या फिर जरायन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ एलिलोपैथी इफेक्ट को आपका साइप्रस रोटेंडस या जो मोथा रहता है ना, वो दिखाता है। ये क्या करता है? आपके गेहूं के फील्ड में या आपके राई के फील्ड में चले जाता है और अपने रस का स्त्रावण करता है, जिससे कि आपकी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एलिलोपैथी इफेक्ट। इसके बाद आपका ड्रूप्सी, एक चीज पूछा था कि ड्रूप्सी किसके कारण होता है? क्या है ड्रूप्सी? तो ड्रूप्सी को आप ये समझिएगा कि एक प्रकार का रोग है जिससे कि आंख की रोशनी चली जाती है। क्या होती है? आंख की रोशनी चली जाती है। और ये किससे होता है? सत्यानाशी से। क्या होता है? जब सत्यानाशी का बीज जो है वो सरसों के बीज के साथ, मैंने बताया था ना कि इनके दोनों के बीज एक जैसे रहते हैं, जब ये दोनों बीज आपस में मिल जाते हैं और अगर हम सत्यानाशी का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसको ड्रूप्सी इफेक्ट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या थे? आपके वीड्स थे। वीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, वीड्स का डिसेमिनेशन पढ़ लिया, वीड्स का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, कुछ फायदे भी होते हैं वीड्स के। पहला फायदा क्या है? इनको चारों के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ घास आपने सुना होगा, इनका उपयोग हम क्या करते हैं? चारों के रूप में करते हैं। सेकंड, इनका उपयोग अपन भोज्य पदार्थ के सेवन के रूप में भी करते हैं। जैसे मैंने बताया था चौलाई है आपका, बथुआ बाजी है, ठीक है, इनका उपयोग हम क्या करते हैं? खाने के रूप में भी करते हैं। तीसरा, ये कवर क्रॉप का काम करते हैं। याद कीजिए जब हम क्लासिफिकेशन में कवर क्रॉप बता रहे थे तो मैंने वहां मेंशन किया था कि घास वाली फसलों को लगाना। तो ये जो क्या करते हैं, भले हमारे लिए नुकसानदायक है लेकिन मिट्टी को बांध के रखते हैं। उनकी जड़ें जो रहती है ना, मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे कि क्रॉप का जो सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम होता है। फोर्थ पॉइंट है, ये बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी बिछड़े वाली जगह रहते हैं ना, जहां पे वनस्पति ज्यादा रहती है, वहां पे बाढ़ का प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है, ये भूमि में बिछे रहने के कारण क्या करते हैं? एक प्रकार से सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इरोजन तो अलग बात हुआ, प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज के लिए? जैसे कि आपने कोई हानिकारक पदार्थ डाल दिया तो ये क्या होंगे? घासों में फंस के रह जाए।
तो ये कुछ इसके लाभ भी हैं। अच्छा हाँ, ये ट्रैप क्रॉप का भी काम करते हैं। ट्रैप क्रॉप मतलब ये कुछ मुख्य फसल के लिए तो नुकसानदायक ही है, पर उसके बाद भी कुछ हानिकारक कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे कि आपकी मुख्य फसल बच जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फील्ड में लगाना है, बॉर्डर्स में अगर ये लगे हो तो ये मेन क्रॉप्स को बचा सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, इनके बारे में भी डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया गया। जैसे फसलों का वर्गीकरण किया गया है ना, इनका भी वर्गीकरण है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे एक नए इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।